Assalamualaikum, and this is our last of the series for the force analysis of the gears. ठीक है, हमारे पास जो लास्ट में है that is worm gear. वर्म गियर सिंपल दो मैकेनिज़्म इसमें होते हैं. फर्स्ट वन आपके पास एक वर्म है जो कि आपको ये टॉप पे नज़र आ रहा है, और इसके अलावा जो है ये गियर सिस्टम है. होता क्या है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कह रहे हैं कि हम टॉर्क अप्लाई करते हैं वर्म गियर को, जिसकी वजह से गियर जो है वो मूव करता है. सिंपल इसकी एप्लीकेशन लोड लिफ्टिंग वगैरह की जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर यूज़ हो रहा होता है. कोई लोड आपने कोई भारी वेट लिफ्ट आपने करना है उस केस में यूज़ होगा. जो बोर हम कर रहे होते हैं पानी के लिए उसकी मशीनरी में जो है ये यूज़ हो रहा होता है. ओके, सो इस थोड़ा सा ये डिफरेंट है जो हमने बाकी गियर के एनालिसिस किए हैं. डिफरेंट इन सेंस इस तरह है कि बाकियों में जब आपके पास दो गियर्स जो हैं वो मैशअप होते थे तो पिच सर्कल्स फॉर्म होते थे और दोनों आपस में रोटेट कर रहे थे, मूव कर रहे होते थे. यहाँ क्या होता है कि वर्म जो है डैट वुड बी स्लाइडिंग अगेंस्ट द गियर. सो यहाँ स्लाइडिंग मोशन आ रही होगी. इसी वजह से अगर आप यहाँ इस इमेज को देखें तो यहाँ हमने बजाय इसके कि हम वो पिच सर्कल ड्रॉ करें, हमने वो पिच सिलेंडर हमने ड्रॉ किए, क्योंकि ये फेस की जगह कंप्लीट एक क्रॉस सेक्शनल थ्रू द क्रॉस सेक्शन ये बेसिकली मूव कर रहा होगा. और इसमें रोटेशन का कुछ इस इन सेंस इस तरह है कि जो है अगर आप z एक्सिस यानी कि पॉजिटिव z एक्सिस से आप देखते हैं तो, और अगर वो आपके पास सामने जिस तरह इस केस में क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, सो जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखेंगे टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि आप इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में देख रहे होंगे तो ये जो गियर है ये भी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा होगा. अगर यहाँ से डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज आपको देखने को मिलेगी. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था. अगर इसकी मज़ीद हम डेरिवेशन की तरफ आते हैं, सो यहाँ आपने ये केस एज्यूम करना है कि आपके पास जो पिच सिलेंडर है उस पर गियर की जानिब से फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि W है. W would be further resolved in 3 components. एक जो है इसका एक्सियल कंपोनेंट है, एक इसका रेडियल कंपोनेंट है, एक इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है. ओके, सो इसमें अभी उसको मज़ीद हम रिजॉल्व करने से पहले इसके 3 कंपोनेंट्स जो हैं इनको हम देख लेते हैं. सबसे पहले जो है जो W है वो XYZ प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम में. यहाँ इन अ सेंस कुछ इस तरह से कि जो XZ प्लेन जो कि हमारा ग्राउंड पे है वहाँ से एक वो एंगल बना रहा है फाई n. लीड एंगल इसका लैम्डा है. और जब हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और XYZ कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट आएगा कि इस XYZ प्लेन को जो है इसका कंपोनेंट XZ प्लेन में कितना लाई करे या इस सरफेस के ऊपर कितना लाई करे. डैट इज़ W कॉज ऑफ फाई n और साइन ऑफ लैम्डा. लैम्डा ये एंगल है, लीड एंगल है. ये आपके पास WX है तो लाजमी बात है फिर यहाँ भी WX ही होगी, ये भी WX है. और अच्छा आपने एक और चीज़ देखी होगी, तमाम फोर्सेस टुवर्ड सेंटर जो हैं इसमें सप्लाई हो रही हैं. ओके, इसी तरह जो है जब हम Z कंपोनेंट इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दोबारा, ये W का जो कंपोनेंट जो कि XZ प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है W कॉज ऑफ फाई n, और लाजमी तब ये कॉज कंपोनेंट Z जो है ये इसके साथ चूँकि एंगल लैम्डा बन रहा है सो डैट वुड बी कॉज ऑफ लैम्डा. इसी तरह जो आपके पास रेडियल कंपोनेंट या कह लें Y कंपोनेंट है डैट वुड बी W साइन ऑफ फाई n. ठीक है. अच्छा, इस केस में अगर मैं जो है पिच सिलेंडर के ऊपर बात कर रहा हूँ और मैं इन फोर्सेस की बात करूँ, जो WX है डैट वुड बी एक्चुअली ये वर्म के लिए जो है ये टेंजेंशियल फोर्स है, और जो WZ है ये वर्म के लिए एक्सियल है, और इसी तरह जो WY है वो आपके पास वर्म के लिए रेडियल है.
मगर वार्म गियर में क्या होता है कि देयर इज़ अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, यानी कि कहने कि जो टॉर्क है पावर ट्रांसमीटर वो 90 डिग्री बेसिकली यहाँ शिफ्ट होता है इसमें। तो उससे क्या होगा, अभी हम आगे चल के देखते हैं कि जो एक्सियल कंपोनेंट होगा आपके पास पिच के लिए, दैट वुड बी एक्चुअली द टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर द गियर सिस्टम। और जो गियर के लिए जो कि यहाँ इस केस में एक्सियल यहाँ आपके पास पिच सिलेंडर के लिए एक्सियल है, वो वहाँ टेंजेंशियल होगा, और जो टेंजेंशियल होगा आपके पास गियर के लिए दैट वुड बी एक्सियल फॉर द पिच, जो कि आपके पास द वार्म गियर। सो ओके, इसी तरह जो है अभी हमने डिस्कस किया कि देयर इज़ अ चेंज, सो उसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ सबस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है। W का मतलब है कि ये फोर्स है जो कि यानी कि वार्म की जानिब से है, और WG जो है इसका मतलब है कि ये फोर्स है गियर की तरफ से, ठीक है। सो ये सबस्क्रिप्ट हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो है क्योंकि नेगेटिव यहाँ जो है होगा, और जो है आप ये देख सकते हैं कि एक्सियल फोर्स जो है वो टेंजेंशियल फोर्स के इक्वल है, रेडियल दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, जो कि टॉप पे अप्लाई हो रही है। उसके अलावा जो टेंजेंशियल फोर्स है और जो एक्सियल फोर्स है वो भी आप देख रहे हैं कि आपस में यूँ एक दूसरे के रिलेटेबल हैं एक दूसरे से फॉर वार्म एंड गियर। ओके, यहाँ तक तो बेसिक हमारी जो है ये डिस्कशन हो जाती है। उसके बाद हम अगले स्टेप पे चलते हैं, और जो अगला हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द फ्रिक्शन। हमने अभी बात की कि यहाँ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ आप ये इसको यूँ एज्यूम करें कि ये जो फोर्स W है जब हम अप्लाई करते हैं उसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी, ये उसकी वजह से जनरेट होती है, दैट इज़ F ऑफ W, F बीइंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो बिल्कुल ये लीड एंगल के जो है उसके हिसाब से लगेगी, ठीक है, और ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगी। एक जो है आपके पास FW कॉज ऑफ लैम्डा, एक जो है FW साइन ऑफ लैम्डा। ओके, सो एक जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में बाकी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक जो है W साइन ऑफ लैम्डा जो कि पॉजिटिव Z एक्सिस की तरफ लाई कर रही है। सो हम इस इक्वेशन को जो है हम यहाँ मॉडिफाई करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ F कॉज ऑफ लैम्डा ऐड हो गया एक्स कंपोनेंट में, ठीक है, यहाँ W देखें W कॉज ऑफ फाई एन साइन ऑफ लैम्डा, और उसके बाद F कॉज ऑफ लैम्डा जो है इसमें एड अप हो गया। उसके बाद Y कंपोनेंट एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल कंपोनेंट Y डायरेक्शन में या रेडियल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा। Z डायरेक्शन में दोबारा F साइन ऑफ लैम्डा यहाँ माइनस हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव Z एक्सिस में हमने यहाँ इसको पॉजिटिव लिया था, और इस केस में आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है FW साइन ऑफ लैम्डा की, जिसकी वजह से वो फोर्स यहाँ जो है एड अप सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। ओके, उसके बाद जो है इक्वेशंस को जो है हम कंबाइन करते हैं। उसमें हमने यहाँ आप इसको कुछ इस तरह से लेके यानी कि रिजॉल्व करते हैं कि डब्ल्यू एक्स कंपोनेंट जो है जो आपके पास जेड कंपोनेंट है, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली द टेंजेंशियल कंपोनेंट फॉर द गियर सिस्टम। तो हम उस फोर्स को हम लेके चलते हैं, और यहाँ से जो है यानी कि आप इस इक्वेशन को आप ऐड अप करेंगे, और इस इक्वेशन को जो है आप जब फॉर्म अप करेंगे, और इसमें जो है लाजमी होता है हमारे पास ये इक्वेशन भी आ रही होगी। सो जब इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म का रिलेशन आएगा, और इसी तरह जो है उसको मज़ीद जो है आप यूँ इस फॉर्म में आप जो है बेहतर अंदाज में लिख सकते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला आएगा। जो ये कंपोनेंट अब आपके पास आ रहा है, ठीक है, दिस वन, आई थिंक आई मिस्ड वन थिंग। जो ये वाला रिलेशन है, ठीक है, जो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसमें आप बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहले इसके लिए जेड कंपोनेंट जो है इनको यूटिलाइज़ करते हुए फिर आप जो फर्स्ट इक्वेशन थी जो कि हमने ये डिस्कस की थी इसको यूटिलाइज़ करेंगे, और इवेंचुअली हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा।
जब ये रिलेशन आ जाएगा फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। एफिशिएंसी के लिए दो पैरामीटर्स हैं कि आपके पास फोर्स ट्रांसमिटेड फोर्स है जो कि विदाउट फ्रिक्शन है और विद फ्रिक्शन है। विदाउट फ्रिक्शन के लिए जो ये रिलेशन है दैट इज़ विदाउट फ्रिक्शन, और हमने अभी जो है ये डिस्कस की कि ये आपके पास जो है ये विद फ्रिक्शन जो है हमारे पास ये रिलेशन है। सो सिंपली जो है इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप ये वाली इक्वेशन अगर हम ले लेते हैं, इन इक्वेशंस को आपस में रिलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में जो एफ को आ रहा होगा उसको ज़ीरो करते हैं। इनके इवेंचुअली तमाम प्रोसीजर्स के बाद करने के बाद हमारे पास एक ये रिलेशन आ रहा होगा। सो दैट इज़ फॉर फाइंडिंग आउट द एफिशिएंसी। इसी तरह जो है एफिशिएंसी तो हो गया एक फैक्टर। एक दूसरा फैक्टर जो है हमने बात की जो कि एक इम्पॉर्टेंट भी होगा, दैट इज़ लीड एंगल। तो अगर हम जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, नॉर्मल प्रेशर एंगल कांस्टेंट रखते हैं और लीड एंगल को चेंज करते हैं, सो जैसे जैसे लीड एंगल बढ़ता जाएगा आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा जो है जो एक और कंपोनेंट जो कि या एक और पैरामीटर जो कि इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना, दैट इज़ द स्लाइडिंग वेलोसिटी। जो हमने एक्सपेरिमेंट जो वॉर्म एंड वॉर्म गियर पे हुए हैं उनसे ये बात सामने आती है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव या स्लाइडिंग वेलोसिटी पे। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है कि आपके पास जो है Vg दैट इज़ पिच लाइन वेलोसिटी फॉर गियर, Vw जो है दैट इज़ पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ वॉर्म। सो होगा क्या कि अगर हमने Vw निकालना है या फिर पिच लाइन वेलोसिटी निकालनी है, सिंपल हमने स्लाइडिंग वेलोसिटी निकालनी है, सो उसके लिए हमारे पास एक ये रिलेशन आपके पास बनेगा, ठीक है, Vw इज इक्वल टू Vg प्लस Vs। और उसके बाद जो है सिंपल जो है अगर हमने Vs फाइंड आउट करना है वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड आउट हो सकता है, Vw ओवर कॉज ऑफ लैम्डा। ये रिलेशन जो है अभी हम आगे जो एग्जांपल आने जा रही है उसमें हम यूज़ भी करेंगे, और वहाँ जो है इसको हम मज़ीद इसकी बेहतर इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। उसके अलावा सच इसमें कोई चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली। यस, दिस इज़ वन थिंग। होगा क्या कि स्लाइडिंग वेलोसिटी का यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ यहाँ ग्राफ शो किया गया है। देयर आर टू कर्व्स, कर्व ए और बी। कर्व ए उन केसेस में यूज़ होगी जब आपके पास हाई एंड या हाई एंड क्वालिटी मटेरियल, लेट्स से स्टेनलेस स्टील या कोई ब्रॉन्ज वगैरह, कोई हाई क्वालिटी ब्रॉन्ज हो गया या प्लेटिनम वगैरह, यानी कि हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके लिए कर्व बी यूज़ होगी। और जो कर्व ए है दैट इज़ फॉर जो आपके पास नॉर्मल मटेरियल होते हैं जैसे लेट्स से कास्ट आयरन वगैरह, ठीक है, यानी कि व्हेन मोर फ्रिक्शन इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है, उस केस में जो हम कर्व ए यूज़ करेंगे। सो इस कर्व को भी यूज़ करेंगे एग्जांपल में और देखते हैं इसको भी। ओके जी, एग्जांपल हमारे पास ये है, ये एग्जांपल हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। अ 2 राइट हैंड वॉर्म ट्रांसमिट 1 हॉर्स पावर है 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट टू अ 32 वॉर्म गियर, ठीक है। हमें वॉर्म गियर के नंबर ऑफ टीथ पता है, हमें वॉर्म के हमें टीथ पता है, रेवोल्यूशन पता है, पावर पता है। द गियर हैज़ अ ट्रांसफर डायमीटर पिच ऑफ 6 टीथ पर इंच, ठीक है, हमें ये भी मालूम है, एंड अ फेस विड्थ ऑफ 1 इंच। ओके, the worm has a pitch diameter of 2 inch, ठीक है, and a face width of 2.5 inch. The normal pressure angle is 14.5 degree, ठीक है। The material and quality of generating to be used as such that curve B should be used, ठीक है जी, हम curve B ही यूज़ करेंगे। 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है पार्ट ए में। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसके बाद जो है हम फिर पार्ट बी के ऊपर आते हैं। हमने अभी डिस्कस किया एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है, और इसको हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से, जहाँ हमने एक्सियल पिच फाइंड आउट करनी है, सेंट्रल डिस्टेंस है, लीड है और लीड एंगल है। सो सबसे पहले जो है हम आ जाते हैं एक्सियल पिच पे। एक्सियल पिच जो है दैट फॉर वॉर्म गियर इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स पिच फॉर द गियर, ठीक है। ये देखें यहाँ आपको गिवन है द ट्रांसवर्स डायमीटर पिच ऑफ 6 टीथ पर इंच, ठीक है, आपको यहाँ गिवन है। सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू पी टी इज इक्वल टू 5/6, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 0.5236 इंच। ओके,
उसके बाद जो है हमने सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालना है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो गियर है उसका भी पिच सर्कल हो, ठीक है, उसका डाया हो हमारे पास। और अगर हमने वो निकालना है उसके लिए जो है ज़रूरी है कि आप जो है वो कैसे निकलेगा। आपको डायमीटर पिच गिवन है 60 पर इंच और आपको नंबर ऑफ टीथ गिवन है 30 टूथ वॉर्म गियर है। सो दैट वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 5 इंच। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बन जाएगा 5 + 2 जो कि हमें डेटा में गिवन है वॉर्म के लिए, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 3.5 इंच। इसी तरह अगर हमने लीड निकालनी है तो उसके लिए ये रिलेशन है, px अभी हमने फाइंड आउट की, ठीक है, 0.5236 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि नंबर ऑफ टीथ हैं वॉर्म के, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.0472 इंचेस। इसी तरह जो है अगर हमने लीड एंगल अब फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास नोन है 1.0472 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय dw विच इज़ 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास ये 9.46 डिग्रीज आएगा, यानी कि इसका tan इनवर्स भी आप लेंगे। ओके, सो यहाँ तक जो है जो बेसिक हमारा पार्ट ए था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमने फाइंड आउट करना है कि एक तो हमें यह बता दिया गया कि जी द गियर इज बीइंग सपोर्टेड बाय बेयरिंग्स ए एंड बी, फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय बेयरिंग्स अगेंस्ट फॉर्म गियर शाफ्ट एंड द आउटपुट टॉर्क, ठीक है। ओके जी, अब हमने जब ये फाइंड आउट हम करने निकले हैं तो उसके लिए हमारे पास स्कीम कुछ ऐसे होगी कि हमारे पास अभी सिर्फ पावर हमें डेटा में गिवन है, हमें सिर्फ रेवोल्यूशन पर मिनट गिवन है। सो हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटीज़ निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के बाद उनको यूटिलाइज़ करेंगे और फिर गियर की फोर्सेस निकालेंगे और फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से इसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले जो है हम वॉर्म के लिए निकालते हैं कि वॉर्म की पिच लाइन वेलोसिटी क्या होगी। सो दैट वुड बी इक्वल टू h इंटू 33,000, बल्कि एक मिनट कहीं ये सॉरी दैट इज डिफरेंट फार्मूला। इसके लिए आप सिंपल यहाँ लिखेंगे पाई dw मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 12, यानी कि पाई dw आपके पास 2, n जो है हमें डेटा में गिवन है 1200 डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा अराउंड 628 फीट पर मिनट। ओके, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ टू फाइंड आउट द पिच लाइन वेलोसिटी फॉर गियर। मगर गियर के लिए हमारे पास जो है कोई डेटा नहीं है, सो हम क्या करेंगे कि मगर हमें टीथ की रेशो हमें गिवन है, सो हम ये लिख सकते हैं कि 2/30 मल्टीप्लाई बाई 1200 इज इक्वल टू ng, ठीक है। वॉर्म और गियर की टीथ रेशो हो गई मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ जो कि वेलोसिटी है आपके पास वॉर्म की, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये आंसर आएगा 80 रेवोल्यूशन पर मिनट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से अब Vg हम निकालेंगे पाई dn डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी इक्वल टू पाई dg जो है दैट इज़ नाउ 5 मल्टीप्लाई बाई n जो कि यहाँ 80 अभी हमने फाइंड आउट किया है डिवाइडेड बाई 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आंसर आएगा 105 फीट पर मिनट। इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ से स्लाइडिंग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, दैट वुड बी 628 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 9.46। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्लाइडिंग वेलोसिटी है, दैट वुड बी 637 फीट पर मिनट। अब हमने जब ये वेलोसिटी निकाल लिया, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं। तो देखें जो हमारे पास 600 वाली लाइन है समवेयर अराउंड है, यानी कि 637 कहीं इस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा।
और हमें ये भी गिवन है कि जो है वी हैव टू यूज़ कर्व बी, सो दैट वुड बी समवेयर अराउंड हियर, यानी कि 0.03 हम इसे ज़ूम कर लेते हैं। अब चूँकि हमने अब ये फोर्सेस भी निकालनी हैं, ठीक है, सो इस स्टेप को हम 7 कर देते हैं। ओके, अब हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे और यहाँ से हम ये फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे, मगर इसको फाइंड आउट करने से पहले हमने ट्रांसवर्स फोर्स निकालनी है। उसके लिए रिलेशन होगा मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइडेड बाय VW। 33,000 कन्वर्जन फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय एच 1 हॉर्स पावर हमें गिवन है, VW अभी हमने फाइंड आउट की 628। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फोर्स आएगी 52.5 lbf। जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहाँ से W भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको ही यूटिलाइज करते हैं। ये रिलेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 52.5 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 14.5 पाई एन, नॉर्मल प्रेशर एंगल हमें गिवन है, साइन ऑफ लैम्डा या फिर साइन ऑफ 9.46 लीड एंगल, प्लस एफ 0.03 मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ 9.46। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आता है डेट वुड बी 278 lbf। फिर हम इन रिलेशंस को हम यूज़ करेंगे और हमारे पास जो WY है वो आएगा 69.6 lbf। और इसी तरह जो है यहाँ से WZ जो है वो आएगा अराउंड 264 lbf। ओके, जब ये हमारे पास आ गई, ये फोर्सेस हैं जो कि वॉर्म पे लग रही हैं, तो अगर हमने गियर की फोर्सेस फाइंड आउट करनी है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बल्कि हम यहाँ इसको यूटिलाइज करेंगे स्पेस को। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि GT इज इक्वल टू -264 lbf, और जो रेडियल कंपोनेंट है उसके लिए हम लिख सकते हैं WGR इज इक्वल टू -62.5 lbf, और WG एक्सियल फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं -52.5। अच्छा, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आपके नॉर्मली नेगेटिव में होना चाहिए था, मगर इसमें शिगले ने एक डिफरेंट अप्रोच इसमें ली है, और इसने क्या किया है कि आपके पास जो साइन है, ठीक है, साइन कन्वेंशन है, उसमें इसने यहाँ पॉजिटिव लिया है 52.5 को। उसकी यानी कि रीज़न बेसिकली सिर्फ ये है कि उसने कोशिश ये की है, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम में भी देखेंगे कि बी की तरफ से जो बेरिंग बी है उसको उसने डिस्कस किया कि जी इसको हम थ्रस्ट लोड लगा रहे हैं इसकी तरफ से, और इसको हम जो है नेगेटिव हम टुवर्ड्स पॉइंट करें ताकि कंप्रेसिव फोर्स सेट कर सके। सो जिसकी वजह से ये जो एक्सियल फोर्स है इसको हमने पॉजिटिव करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। सो इसकी वजह से जब आप इसको बुक से भी देखेंगे, सो फॉर द वेरी सेम रीज़न यहाँ आपको नेगेटिव साइन नहीं नज़र आएगा, बल्कि ये आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रही होगी।
ड्यू टू दिस रीज़न। ओके, अच्छा, इसमें बिफोर यू प्रोसीड फर्दर हमने एक जो है एक कॉन्सेप्ट हमने एक और भी डिस्कस करना है। आप सिंपल ये एज्यूम करें कि आपके पास बोल्ट है और नट है। सो अब आपने करना क्या है कि आपके राइट हैंड में बोल्ट है और आपके लेफ्ट हैंड में नट है। आपने नट को जो है लेफ्ट हैंड से रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो मूव नहीं करेगा, और आपने साथ साथ जो आपके पास बोल्ट है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं। तो आपके पास होगा क्या कि द नट विल इवेंचुअली मूव अलोंग एक्सियली एक्सिस के अलोंग मूव करेगी टुवर्ड्स द हेड ऑफ द बोल्ट, ठीक है। यानी कि एक तरह से वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, ठीक है। सो अगर जो है आप इस केस में आप ये एज्यूम करें कि आपके पास जो वॉर्म है, ठीक है, वॉर्म इज़ योर सिंपल बोल्ट, ठीक है, और आपके पास जो नट है वो बेसिकली अगर गियर को रेप्लिकेट कर रहा है। सो बिल्कुल उसी तरह इस केस में जब आपके पास जो है वॉर्म जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। सो उससे होगा क्या कि अगर आप जो है गियर को देख रहे हैं और गियर को टुवर्ड्स आप नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि आप विजुलाइज कर रहे होंगे, यानी कि आप एक्स एक्सिस से देख रहे हैं मगर आप यू आर सीइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो आपको ऐसे लगेगा कि द गियर इज़ रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली कॉन्सेप्ट आगे हम जो है इसको चल के यूज़ करेंगे जब ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है अभी हम बनाते हैं, ठीक है। सो इसको जो है अब आपने जहन में रखना है। अब इस केस में जो है अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर मैं इसको यहाँ से विजुलाइज करता हूँ, और यानी कि ये देखें बेसिकली अगर मैं इसको इस लॉन्ग लाइन के अलॉन्ग भी मूव करूँ तो ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और अगर मैं अब इस पॉइंट को देखूँ और मैं टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस देखूँ, सो ये इसकी रोटेशन जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज ही होगी, ठीक है। ये कहाँ यूटिलाइज होगा अभी हम देख लेते हैं जब हम फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तीन फोर्सेस, ये जो है 69.6 नहीं है, डैट इज़ अराउंड 264, ये फोर्स 69.6, 52.5। ये देखिए कि आपके पास ये इस साइड पे हमने डायरेक्ट किया है ताकि हम बेरिंग बी की तरफ से जो है सिंपल जो है हम कंप्रेसिव फोर्स लगा सकें एक्सियली, इसकी वजह से जो है हमने इसको पॉजिटिव लिया अभी। बाकी ये बेरिंग बी के कंपोनेंट, बेरिंग ए के कंपोनेंट, ये डिस्टेंसेस हमें गिवन थे, ठीक है, 1.5 इंच, 2.5 इंच, और इसी तरह ये जो गियर था इसका हमने पिच सर्कल है उसका हाफ हमने ले लिया जो कि 2.5 इंच बनता है 5 का, वो यहाँ हमने लिख दिया। तो हमारे पास ये तमाम डाटा हमारे पास अब नोन है। अब हमने सिंपल फोर्सेस को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, साथ ही साथ आप ये टॉर्क की रोटेशन भी देखें कि टॉर्क जो है ये भी अब यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूँ और इसको यानी कि मैं अलॉन्ग द जेड एक्सिस में अगर इसे विजुलाइज करता हूँ, ठीक है, और इसे मैं अगर इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तो ये जेड एक्सिस से देखने में ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर ये यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स एक्सिस से विजुलाइज करूँगा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो ये भी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा, जिसकी वजह से आपने यहाँ देखा है कि हमारे पास जो टॉर्क है वो हमने काउंटर क्लॉकवाइज लिया हुआ है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। 8 और ये 9 था। ओके, स्टेप नंबर 10 पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो है हम कह देते हैं कि ये समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स पी, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है, प्लस 52.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, सो
सो यहाँ से जो है हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास जो एफ ऑफ बी एक्स है डेट इज़ 52.5 पाउंड। इसके साथ जो है हम यहाँ नेगेटिव साइन जो है इसके साथ लाजमी बात आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में एक्ट कर रही है। सो इसको हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं कि हम ये वाली फोर्सेस पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, ये तो हमारे पास हो गई एक फोर्स, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि अब मोमेंट ले लेते हैं अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है जी, एट पॉइंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले जो है अगर ये पॉइंट ए पे 0 है, सबसे पहले हमारे पास ये गियर फोर्स को हम देख लेते हैं। अब ये कंपोनेंट जो है हमारे पास 264 वाला कंपोनेंट नहीं आ रहा होगा, 52.5, ठीक है जी, डेट वुड बी मल्टीप्लाइड विद 2.5, ठीक है। सो अगर आप इसकी रोटेशन देखें, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन ये बन रही है, ठीक है। सो जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस 52.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5। इसी तरह ये जो 69.6 है इसके लिए डिस्टेंस 1.5 है, सो ये भी माइनस हो रहा होगा, माइनस 69.6 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस ये डिस्टेंस, ये जो है आपके पास z0 है x के अलॉन्ग, क्योंकि x के ऊपर लाइन के ऊपर लाई कर है, ये y कंपोनेंट रह जाता है। सो 2.5 1.5 4 बनता है, सो डैट वुड बी 4fb और y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो fby है डैट वुड बी अराउंड 58.9 LBF, ठीक है। ओके, ये तो हो गया एक, ठीक है। उसके बाद जो है हमने समेशन ऑफ मोमेंट करनी है अराउंड y एक्सिस, ठीक है, एट पॉइंट A। अब इस केस में जो है हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस आ रही होंगी। सबसे पहले जो है आपके पास ये फोर्स है, ठीक है, 264 और डिस्टेंस जो है डैट इज अराउंड y एक्सिस, सो डैट वुड बी 1.5। ओके, ये डिस्टेंस हमने लेना है बेसिकली। सो डैट वुड बी 264 मल्टीप्लाई, क्योंकि अलॉन्ग y एक्सिस ले रहे हैं तो y एक्सिस की वो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, वो x और z में, यानी कि अगर z में फोर्स है तो x का डिस्टेंस होगा। सो डैट वुड बी 1.5। ये काउंटर क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ओके, और यहाँ माइनस हो रही होगी ये z में फोर्स, और इसी तरह ये डिस्टेंस भी 1.5 2.5 4 और ये FBZ, सो माइनस 4 FBZ। इट इम्प्लाइज कि FBZ जो है डैट वुड बी अराउंड 99 पाउंड्स। ओके जी, सो अब हमने जो है ये दो रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब चूँकि हमारे पास दो नोन आ चुके हैं, तो अब हम समेशन ऑफ फोर्सेस भी कर सकते हैं, और हम यहाँ लिखेंगे कि समेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। सो y एक्सिस में हमारे पास कौन कौन सी फोर्स लग रही है। आपके पास सबसे पहले जो है FYA लग रही है, जो कि पॉजिटिव में है।
इसके अलावा हमारे पास FBY है जो कि फिर पॉजिटिव में है, और हमारे पास 69.6 है जो कि नेगेटिव में है। सो अब FBY अभी हमने ये फाइंड आउट किया है 58.9 है, ठीक है। इसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। सो हमारे पास जो FAY है that would come out to be around 10.7 lbf, और उसके बाद हमने समेशन ऑफ फोर्सेस करनी है अराउंड Z एक्सिस। सो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जी? एक तो हमारे पास ये पॉजिटिव Z एक्सिस में एक्ट कर रही है 264, सॉरी नेगेटिव Z एक्सिस में, और FZA है और FZB है जो कि पॉजिटिव है। अब FZB जो है वो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है ये, ठीक है जी। सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे और यहाँ लिख सकते हैं कि आपके पास FAZ जो है that would be equal to 165 lbf, ठीक है जी। अब हमारे पास सिर्फ एक अननोन रह गया विच इज़ दिस टॉर्क, ठीक है। सो अब यहाँ देख सकते हैं कि हमने X कंपोनेंट भी निकाल लिया है, B का Y कंपोनेंट भी निकाल लिया है, Z कंपोनेंट भी निकाल लिया है, A के जो है सिर्फ Y और Z कंपोनेंट थे वो भी हमने निकाल लिए हैं। सो जो लास्ट स्टेप है समेशन ऑफ मोमेंट्स एक्टिंग अलोंग X डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो X एक्सिस के अलोंग एक तो आपके पास जो है ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव लिखते हैं टॉर्क, और यहाँ दूसरी फोर्स जो एक्ट कर रही होगी डेट वुड बी 264 और ये डिस्टेंस 2.5। सो और ये अगर आप इसको देखें तो ये क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा होगा, सो इसके साथ ही हम माइनस आ जाएगा -264, और यहाँ आपके पास डिस्टेंस जो क्या है 2.5। सो इट एम्प्लाइज कि जो टॉर्क है डेट वुड बी 660 lbf और इंच। सो इस तरह जो है हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, ठीक है। और ओके जी, लास्टली वन लास्ट थिंग, जब हमने टॉर्क फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शनल लॉसेस के जो आउटपुट टॉर्क है डेट वुड इवेंचुअली बी लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ गियर रेशियो एंड द इनपुट टॉर्क। जो हमारे पास गियर रेशियो जो आ रही है बॉम और गियर के दरमियान, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो भी आपके पास इनपुट टॉर्क है, सो ये टॉर्क हमेशा उससे कम होगा, क्योंकि आपके पास अब फ्रिक्शनल जो फोर्स है हमने उसको भी इसमें कंसीडर किया हुआ। इस केस में हमें उस तरह इनपुट टॉर्क नहीं गिवन, अगर किसी केस में गिवन होगा सो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। इस तरह जो है हमारा ये फोर्स एनालिसिस वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट इन लाइन हमने डिज़ाइन करना है स्पर गियर को, ठीक है, और हेलिकल गियर को, सो उसको हम फिर देखते हैं।